वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले एक अनोखे टॉपिक के बारे में जो कि है प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ यूएसए। काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में थे कि ये होता कैसे है या इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ यूएसए होता कैसे है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी का, कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि मतलब यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है नेचुरल बॉर्न सिटीजन, मतलब वो यूएसए का नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, वहाँ पे उसकी पैदाइश होनी चाहिए, या वो यूएस में कम से कम 14 साल से रह रहा होना चाहिए। वो व्यक्ति 14 साल का उसके पास में रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद सबसे मिनिमम एज जो है उसकी है 35 साल, जो कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है एज का, मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है वो 35 ईयर है इंडिया के लिए भी। तो यूएसए का भी सेम है, 35 ईयर कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए, तो ही आप वहाँ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप वहाँ पे खड़े हो सकते हो। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हर 4 साल में होता है। मतलब वहाँ पे अपने इंडिया में जो है इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, लेकिन यूएसए में 4 साल के लिए सिर्फ होता था। हर 4 साल में वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, या वहाँ पे 4 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वैसे तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, ये 1 साल पहले से ही शुरू हो जाती है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो 1 साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो 4 साल के लिए वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ कार्यकाल उसका 4 साल का होता है। अब हम देखेंगे वोटिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे क्या यूज़ होता है। ये वैरी करता है, मतलब डिफरेंट करता है स्टेट टू स्टेट। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ का जो ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ की जो न्यायपालिका वगैरह है जो डिसाइड करती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे ईवीएम, ये वहाँ बहुत कम यूज़ होता है। एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है पेपर बैलेट, पुराने ज़माने के जो स्टाइल के जो आता था, ठप्पा लगाते थे और फिर हम लोग वोट डालते थे। पेपर बैलेट सिस्टम ये ही वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। ईवीएम वहाँ बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए वहाँ पे काउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वोटिंग मेथड के बारे में। वोटिंग मेथड क्या है, उसमें है स्टेप 1, इसमें आ जाता है प्राइमरीज और कॉकसेस। ये क्या होता है, ये दरअसल क्या होता है कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना चाहता है या इलेक्शन लड़ना चाहता है तो क्या होता है कि उसकी कुछ अपनी आइडिया होती है कि गवर्नमेंट कैसी चलनी चाहिए या गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए। ये उसकी अपनी खुद की एक पर्सनल आइडिया होती है, कोई भी एक आदमी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होता है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कोई 2 कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनके आइडियाज़ भी एक जैसे हैं और वो एक ही पार्टी से बिलोंग कर जाते हैं, तो प्राइमरी और कॉकसेस जो है ये 2 क्राइटेरिया वहाँ पे सबसे पहले लागू हो जाता है कि इसके थ्रू जो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि जो पार्टी मेंबर्स होते हैं ना, वो बेस्ट कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, वोटिंग के द्वारा उसको चुना जाता है कि भाई हाँ हम इस कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं। कॉकसेस में क्या होता है कि पार्टी मेंबर्स जो है ना बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। यहां डायरेक्ट वोट होता है, यहां सिलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन करने के बाद में उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वोट करते हैं कि हमें किसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें खड़ा करना है या किसे हमें हमारा कैंडिडेट बनाना है। कॉकसेस में क्या होता है कि एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर भी कोई एक पर्सन खड़ा है और उनके अंदर एक डिस्कशन हो गया, डिस्कशन होने के बाद में उन्हें लगता है कि नहीं यार ये जो एक कैंडिडेट खड़ा है ये शायद उतना अच्छा काम ना करे, दूसरा बंदा शायद ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो इस तरह से वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में डिस्कशन होता है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, देन उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर उस एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर वो दोनों सिमिलर पार्टी से हैं तो ही ये दोनों चीज़ें वहाँ अप्लाई होती हैं, प्राइमरी और कॉकसेस। अदरवाइज ये वहाँ लागू नहीं होता है। अगर 2 अलग अलग पार्टी से हैं तो डायरेक्ट 2 अलग अलग कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। अब प्राइमरी में तो डायरेक्ट वोटिंग होकर के एक आदमी को सिलेक्ट कर लिया जाता है और दूसरा अपोनेंट जो है वो कॉकसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है बेस्ट कैंडिडेट को और डिस्कशन करके वोट किया जाता है। अब क्या होता है कि
इस कॉकसेस वाले प्रोसेस में कैंडिडेट क्या करता है, कैंपेन करता है थ्रू कंट्री। कैंपेन मतलब रैलीज करेगा या उनके सामने जाकर के उनको संबोधित करेगा, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है कि रैलीज होती हैं, बड़े बड़े नेता जाकर के रैलीज में जाकर के वहाँ पे पब्लिक को संबोधित करते हैं और वोट मांगते हैं। तो इसी तरह से वो कैंडिडेट भी कैंपेन करता है और पार्टी मेंबर्स को अपने फेवर में आने के लिए उनको बताता है या समझाता है या उनको लालच देगा या जो कुछ भी जैसा भी करेगा अपने जीतने के लिए वो पार्टी मेंबर्स को अपने फेवर में लाने के लिए कैंपेन चलाता है। ओके, तो ये था प्राइमरी और कॉकसेस के बारे में कि ये एक प्रोसेस, स्टेप 1 वहां सबसे पहले आती है। पहले देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं वो एक ही पार्टी के हैं या 2 अलग अलग पार्टी के हैं। ये देखने के बाद में उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है नेशनल कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं नेशनल कन्वेंशन क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टेप 2 नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन का मतलब होता है राष्ट्रीय संवहन। हर पार्टी के पास में ना एक नेशनल कन्वेंशन होता है जो कि फाइनल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, फाइनली उसको सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अब हर कन्वेंशन में, हर सम्मेलन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, वो अपने लिए एक वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करता है। ओके, और फाइनली वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तब डिसाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, इस तरह से जब राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का मतलब निर्धारित हो जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट है, कि ये कैंडिडेट अब राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या करता है वो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे देश में जाकर के कैंपेन चलाएगा, रैलियां लेगा, संबोधन करेगा, ताकि वो वहाँ की जनरल पॉपुलेशन का सपोर्ट पा सके और वो इलेक्शन जीत सके। उसके लिए वो कैंपेन चलाता है, रैलीज लेता है। ओके, फिर उसके बाद आता है जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जनरल इलेक्शन वाला स्टेप 3 में। इसमें क्या होता है कि जितने भी राज्य के जितने भी लोग होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वो पूरे देश भर में प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करती है। अब जो ये वोटिंग करती है, ये जो जनता होती है जो वोट करती है, ये किसे वोट करती है, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करती है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वोट करती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वोट करती है जिसे हम इलेक्टर्स कहते हैं। ओके, इन इलेक्टर्स को वो वोट करती है, उसके बेस पे राष्ट्रपति को कितने वोट मिले हैं वो डिसाइड होता है। अब क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना वो इलेक्टर्स के बेस्ड पे जो है बनाया जाता है हर जगह पे, जो कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कांग्रेस का मतलब ये यूएसए का जो संसद है ना उसे कांग्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारी संसद है तो हम उसे संसद कहते हैं, उसमें लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसी यूएसए की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है। वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके बेस पे इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं। तो ये जनता उनको वोट करती है और उसके बेस पे बाद में काउंटिंग शुरू हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट मोर देन हाफ नंबर्स ऑफ सीट्स ले आता है वो जीत जाता है। तो वहाँ के हिसाब से जो हाफ है वो 270 है। हम इसे आगे समझेंगे अभी कि ये किस तरह से होता है। उसके बाद में जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, जो भी चुनाव जीत जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उनको जनवरी में बुलाया जाता है और उनको फिर शपथ दिलवा करके उनको उनकी पोस्ट दी जाती है। तो इलेक्टोरल कॉलेजेस के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कैलिफोर्निया है, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेजेस वहीं पे हैं, 55 है। जो बाइडन ने यही पूरा 55 जीत लिया है। मैं इसे आगे भी समझाऊंगा कि किस तरह से वो वहाँ पे चुनाव जीते हैं, क्योंकि एरिया वाइज देखा जाएगा तो ट्रंप ने सबसे ज़्यादा मतलब एरिया कवर किया है, बट लेकिन राष्ट्रपति जो है जो बाइडन बने हैं। तो क्यों बने हैं तो पहले समझ लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज एग्जाम्पल, कैलिफोर्निया 55 वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज हैं। टेक्सास में 38 हैं, न्यूयॉर्क में 29 है, फ्लोरिडा में 29 है, एक्सेट्रा। कहीं कहीं जगह पे 3 है, कहीं कहीं जगह पे 4 भी हैं, कुछ कुछ जगह पे 10 भी हैं, 11 भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हैं। ओके, हम इसे आगे और समझेंगे कि कैसे वहाँ पे इलेक्शन हुआ और वो कैसे जीते हैं, जो बाइडन कैसे जीत गए हैं। हम इसे यहीं पे थोड़ी देर में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अब। जैसे
हमारे इंडिया में जैसे संसद है वैसे ही यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वहाँ पे दो पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिक पार्टी और एक है कम्युनिस्ट पार्टी। रिपब्लिक पार्टी से खड़े हुए थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप और कम्युनिस्ट पार्टी से खड़े हुए थे जो बाइडन। ओके इंडिया में जैसे संसद है तो उसके दो भाग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 245 होते हैं। इनका जब टोटल करके एक हम ये निकालते हैं, सॉरी इंडिया में जो है सिर्फ लोकसभा को दिया जाता है मान्यता, राज्यसभा की सीटों से उसकी कोई मान्यता नहीं थी। मतलब बहुमत की सरकार के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बहुमत की सरकार बनाने के लिए सिर्फ लोकसभा की जो सीटें हैं उनका ही हाफ देखा जाता है, तो वो 273 हो जाता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, वहां पे दोनों सीटों का मिला करके उसका जो टोटल होता है उसका हाफ लाना पड़ता है प्रेसिडेंट को। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे नहीं होता है, वो लोग आप पॉलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कैसे होता है। उसमें लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा भाग लेती है। 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं और 12 जो है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद जो होती है वो भाग नहीं लेती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यूएसए में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो 2 उनके सदन होते हैं, जैसे इंडिया के संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, वैसे वहाँ पे भी 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक को कहा जाता है सीनेट। ओके तो हमारे इंडिया में लोकसभा का मतलब बहुमत की सरकार बनाने के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुमत की सरकार लाने के लिए सिर्फ लोकसभा की सीटों का ही मूल्यांकन किया जाता है और उसका हाफ किया जाता है, तो वो 273 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीटें होती हैं और 3 सीटें जो है वो वॉशिंगटन डीसी जो कि वहाँ की राजधानी है वहाँ से आती है। तो इस तरह से 438 सीटें टोटल हो जाती हैं और सीनेट के वहाँ पे 100 सीटें वहाँ होती हैं। ओके अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 538 आता है और उसका अगर हाफ करते हैं तो 269 आता है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कहा गया था मोर देन हाफ, तो इसलिए वहाँ पे 270 आना ज़रूरी है जो कि जो बाइडन को मिल गया। तो ये तो फाइनल है, अब कंफर्म हो चुका है कि जो बाइडन ही जो है राष्ट्रपति बनेंगे। अब जनवरी में वो अपना पद ग्रहण करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले पढ़ाते समय बताया था कि जनवरी में उनको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, और उनको उनका शपथ दिलवा करके या फिर उनको उनकी पोस्ट दी जाती है। वो जाकर के वहाँ पे वहाँ की संसद मतलब कांग्रेस में जाकर के वहाँ पे वो संबोधित करते हैं और अपना पद ग्रहण करते हैं। ओके तो यहाँ पे ऐसा हो गया था कि जो रिपब्लिक पार्टी के ट्रम्प थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाइडन थे, अगर आपको अगर पता होगा तो मे बी शायद जैसे वहाँ के जो इलेक्टोरल जो कॉलेजेस थे वो जो बाइडन ने वहाँ पे मतलब बाजी मार ली वहाँ पर। जैसे उन्होंने जो बाइडन जो हैं उन्होंने जैसे कैलिफोर्निया की पूरी 55 सीट्स उनको मिल गई, न्यूयॉर्क की पूरी 29 सीट्स उनको मिल गई। ओके तो ये जो चीज़ें थी ये जो बाइडन को बहुत ज़्यादा फायदे कर गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैसा होता है इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जनरली मान लीजिए जैसे यूपी है, मान लीजिए यूपी में 80 सीटें हैं। ओके 80 में से अगर मान लीजिए 60 सीट्स जो हैं अगर ये बीजेपी को मिल जाए और 20 सीट्स अगर मान लीजिए कांग्रेस को मिल जाए, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 60 सीट्स जो है बीजेपी रख लेती है और 20 सीट्स कांग्रेस रख लेती है। ओके लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, यूएसए में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कैलिफोर्निया है फॉर एग्जांपल, कैलिफोर्निया था, यहाँ पर 55 सीटें थी मतलब इलेक्टोरल। यहाँ पे जो ये सीटें हैं ना, ये इंडिया में कहा जाता है कि सीटें हैं, लेकिन यूएसए में क्या कहा जाता है कि वो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। तो 55 इलेक्टोरल कॉलेजेस जो कैलिफोर्निया में हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए क्योंकि कोई भी एक कैंडिडेट है, अगर उसको 30 इलेक्टोरल कॉलेजेस मिल जाते हैं और अगर दूसरे को मात्र 25 मिलते हैं, तो या वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वो 30 रख लेगा और दूसरा कैंडिडेट 25 रख लेगा। नहीं, जो कैंडिडेट वहाँ पे जीतता है ना, वो पूरा का 55 वो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो पूरा का पूरा रख लेता है।
पूरी सीटें उसके पास चली जाती हैं। ओके, इंडिया के जैसा नहीं होता है कि यूपी में 80 सीट है तो 60 सीट बीजेपी को मिल गई तो बीजेपी, या फिर कांग्रेस को मिल गई तो कांग्रेस रख लेगी और बची हुई जो सीटें जिसने जीती हैं वो रख लेगा। इंडिया के जैसा वहां नहीं होता है। तो जो बाइडन के साथ में यही हुआ। उन्होंने क्या किया, जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, उसके बाद में फ्लोरिडा, इन सब जगहों से उन्होंने जो बड़ी बड़ी जो इलेक्टोरल जो कॉलेजेस थे ना, वहां से उन्होंने अपनी सीटें जो है वो जीतते चले गए। और ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि उनका एरिया तो काफी बड़ा है जीतने का, लेकिन उनके पास में जो सीटें आ रही थी, इलेक्टोरल जो कॉलेजेस आ रहे थे, 3, 3, 4, कहीं 5, कहीं पे 11, सिर्फ यही आ रहे थे। मतलब पूरा उनका एक एरिया, बड़ा एरिया मिला करके 55 या 56 इलेक्टोरल कॉलेजेस उनको मिल रहे थे, जबकि जो बाइडन अकेले कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल कॉलेजेस उठा करके लेके चले गए। और इस वजह से एरिया वाइज वो भले उन्होंने कम एरिया जीता, लेकिन जो बाइडन जो है राष्ट्रपति के जो मोर देन हाफ, जो 270 जो मिलना चाहिए था, 270 इलेक्टोरल कॉलेजेस उनको मिलने चाहिए थे, या जो भी बहुमत जो मिलना चाहिए था वो जो बाइडन को मिल गया, और इसलिए यहाँ पे ट्रंप जो है हार गए। उसके बाद में ठीक है, ये अलग बात है कि जो भी जीता ठीक है, अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप जीते तो भी इंडिया के लिए अच्छा ही रहता था, जो बाइडन जीते तो भी इंडिया के लिए कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक फ़र्क देखने को मिलेगा कि जैसे जो बाइडन जो है वो चाइना के साथ में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, जो ट्रंप ने चलाया था, वो थोड़ा सा जो बाइडन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं उस ट्रेड वॉर को, और उसका थोड़ा सा झटका इंडिया को लग सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात में कि जो बाइडन का जो रिलेशन है रशिया के साथ में वो थोड़ा सा ख़राब है, बहुत पहले से ख़राब है एक्चुअली। 2016 के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई थी, उसकी वजह से उनका रशिया के साथ में थोड़ा सा इशू चल रहा है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय पे, तो जब चुनाव हुए थे तो वो टाइम पे प्रॉब्लम हो गया था। तो इनका रशिया के साथ में अच्छा संबंध नहीं है। तो अब रशिया का भी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा कोरोना के कारण सब जगह पे जीडीपी गिरा हुआ है, तो रशिया का भी जीडीपी काफ़ी गिरा हुआ है। लेकिन इस समय रशिया जो है ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो कि जो बाइडन जो है ऑयल का प्राइस वाइज अगर हो सकता है कि वो थोड़ा सा नीचे गिरा सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि रशिया को उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद में जो बाइडन आतंकवाद के खिलाफ तो आवाज़ उठाते ही रहेंगे। उन्होंने बराक ओबामा के टाइम पे भी मतलब काफ़ी साथ दिया था, क्योंकि अब जैसे बराक ओबामा के टाइम पे ही पाकिस्तान के अंदर घुस करके अमेरिकन आर्मी ने ओसामा बिन लादेन को मारा। आतंकवाद के खिलाफ ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। डिफेंस के साथ होने वाली कई सारी डील्स वगैरह जो हैं वो कैंसिल नहीं होंगी। लेकिन हाँ, रशिया के साथ में हो सकता है कि हो सकता है ऐसा, ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा है, ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि अगर आप रशिया से अगर कुछ खरीद रहे हैं हथियार वगैरह, तो हम उसे हथियार नहीं देंगे। हो सकता है इसका थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा हुआ है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें इसे देखते हुए चलना पड़ेगा। और उसके बाद में रिलेशंस में भी हमारा अमेरिका के साथ में कोई खराबी नहीं आने वाली, अगर जो बाइडन भी अगर जीत जाते हैं तो अच्छा ही है। देखते हैं आगे क्या। ये तो वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें हो गई हैं, इसे हम कभी और अच्छे से समझेंगे। तो ये था ओवरऑल कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है यूएसए में। होप आप शायद समझ गए होंगे कि ये वहाँ की प्रोसेस कैसी होती है। सिर्फ पेपर बैलेट यूज़ होने के कारण वहाँ पे काउंटिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चल जाता है, जो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करें तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, और कुछ कुछ जगह पे होता भी है और वहाँ पे जल्दी काउंटिंग हो जाती है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।